बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज जो हैं आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ चंद एमसीक्यूज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। डिटेल में सोल्यूशन और आंसर बताऊंगा, तो आपने इनको नोट कर लेना है। वीडियो लेक्चर को बहुत तवज्जो से सुनना है और कोशिश करनी है कि जो चीज़ आपको नहीं पता चली है उसको आप नोट कर लें, बुक पे निशान लगाओ। इंशाल्लाह इसी चैप्टर से रेलेवेंट मैं और भी आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले देखें जी, हम शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है आपके सामने, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आईज। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है कि जहां पर आप एक चीज को बिल्कुल करीब से आसानी से बिल्कुल क्लियर देख सकते हो। और बुक में ये डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, कि आप 25 सेंटीमीटर के ऊपर किसी भी चीज को रख के देखोगे, Q इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसको हम नियर पॉइंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, नियर पॉइंट। ओके, तो नियर पॉइंट करके भी एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद ये अगला एमसीक्यू है, अ पॉइंट वेयर द इंसिडेंट पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू अ लेंस इज कॉल्ड। तो देखिए जी, ये हमारे पास एक लेंस होता है, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। अब इस कन्वेक्स लेंस के ऊपर अगर आप पैरेलल रेज डालेंगे तो ये इन तमाम रेज को एक नुक्ते के ऊपर कन्वर्ज कर देता है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं कि ये पॉइंट क्या है, इसको F, इसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, तो वो पॉइंट के जहां पर तमाम रेज एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाए, या वो पॉइंट जहां से रेज डाइवर्ज हो जाए, उसको बोलते हैं फोकस। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो पॉइंट होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये होता है फोकस, कि जहां पर पैरेलल रेज या तो कन्वर्ज हो जाती हैं या उस पॉइंट से आगे जो है वो डाइवर्ज हो जाती हैं लेंस से गुजर के। इसके बाद ये नेक्स्ट एमसीक्यू, अ लेंस विच कन्वर्जेस अ बीम ऑफ पैरेलल रेज टू अ पॉइंट इज कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं जी कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस। आपके पास जो ये लेंस है, ये है कन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, क्योंकि इसका काम होता है तमाम रेस को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देना। जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया था कि ये रेज आ रही हैं, तो इसने इन तमाम रेस को एक पॉइंट के ऊपर क्या कर देना है, इकट्ठा कर देना है। ये इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट, ये कन्वर्ज हो रही है। और ये होता है हमारे पास कनकेव लेंस, ये होता है डाइवर्जिंग। तो याद रखना है आपने कि आपके पास जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग है, और जो कनकेव लेंस है, ये कनकेव, ये क्या होता है, ये होता है डाइवर्जिंग। ओके, तो अब आप जरा देखें सवाल में उसने क्या पूछा था। ये मैं लगाऊं मिटाने, आप इसको जरा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये मैं भी लगाऊं मिटाने, तो ये देखें जी, ये आपके सामने उसने अब सवाल में क्या पूछा है कि आपने वो पॉइंट बताना है जहां पर रेस क्या हो रही है, कन्वर्ज। तो जो मेन चीज होती है इसको अंडरलाइन कर लिया करो। तो ये कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ रियल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनसाइड द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस गिव्स। अब देखें जी, ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, ये इसका फोकस है F, और आपने एक ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया इनसाइड फोकस। तो ये चीज आपको बताई हुई है, पढ़ाई हुई है। अगर नहीं भी पढ़ी, नहीं भी आपने ये चैप्टर अभी अच्छी तरह से प्रिपेयर किया, तो मेरी बातें गौर से सुनिए कि जब भी कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ के अंदर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, जब भी ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर रखा जाता है, तो इससे जो इमेज बनता है वो होता है हमारे पास वर्चुअल, इनलार्ज और इरेक्टेड। ये देखें, ये इमेज बना इस तरह से। ठीक है, तो ये इमेज है, और अब आप देख सकते हैं कि ये इमेज क्या है, ये इमेज है इरेक्टेड, ये इमेज क्या है, इनलार्ज, क्योंकि बड़ा इमेज बना है, और दूसरा ये इमेज लेंस की लेफ्ट साइड पे बना है। तो जो इमेज लेंस की लेफ्ट साइड पर, या जो इमेज इन रेस को पीछे जोड़ के बनाया जाए, वो इमेज होता है वर्चुअल। कौन सा इमेज होता है, वर्चुअल। ये आपने भूलना नहीं है कि लेंस की लेफ्ट साइड पे जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा। तो अब ये आपके सामने डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं इसको मिटाने लगा हूं ताकि आपको मैं ऑप्शंस जो है वो क्लियर बता सकूं।
तो ये देखिए जी, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए भाई, अब आपके सामने यही चीज पूछी गई है और आपने जवाब देना है। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है कमेंट सेक्शन में जवाब दें। तो चीज का क्या जवाब होगा? इसका जवाब होगा आपके सामने कि इससे बनेगा वर्चुअल बट इन लार्ज। वर्चुअल इमेज बनेगा और क्या बनेगा? इन लार्ज। डिमिनिश्ड बोलते हैं मध्यम को, फेड को, लेकिन यहाँ पे मध्यम और फेड इमेज नहीं बनेगा, यहाँ वर्चुअल और इन लार्ज इमेज बनेगा। ठीक है, गैर वाजिब इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड को, याद रखिएगा। द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको मेजर करते हैं डायोप्टर में। पावर होती है 1/f। तो यहाँ पर यूनिट पर सेंटीमीटर या हम कहते हैं पर मीटर, ये आपने भूलना नहीं है। ठीक है, तो आमतौर पर मीटर इस्तेमाल होता है क्योंकि मीटर ऐसा यूनिट है, लेकिन सेंटीमीटर में भी लिया जाता है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों बता दी है कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये भूलना नहीं है। ठीक है, इफ अ सिंगल कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड क्लोज टू द आई इट कैन बी यूज्ड एज। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी एक सिंगल लेंस जो है वो आप आंख के जो है आप करीब रखेंगे तो ये एक्ट करेगा एज मैग्नीफायर, ये एक्ट करेगा एज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो एक कन्वेक्स लेंस जो हम आंख के सामने रखते हैं, इट एक्ट एज सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, एक अकेला कन्वेक्स लेंस कैसे एक्ट करता है? सिंपल माइक्रोस्कोप के। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 12 दफा बोर्ड में आ चुका है, भूलना नहीं है कि इसकी मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है ये अल्फा ऑप्शन, m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। और d जो है ये दिया हो ना दिया हो, याद रखना ये 25 सेंटीमीटर होता है, जो कि होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो मैं आपको पहले एमसीक्यू में बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जी अगले एमसीक्यू की जानिब। तो ये देखें जी, हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 8, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होती है उसका फार्मूला है ये बीटा, ये आप अपनी बुक से भी देख सकते हो, मैं लिख देता हूँ, m इज इक्वल टू Q/P इंटू 1 प्लस D/FE। ठीक है, यहाँ पर Q क्या है? ये है आपके पास इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, P क्या होता है? ये होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, D क्या है? 25 सेंटीमीटर, और FE क्या है? फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये जो डिस्टेंस हैं ये आपने लेने हैं ऑब्जेक्टिव लेंस से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है आई पीस। ठीक है, तो ये FE जो है ये आई पीस की जो है वो फोकल लेंथ है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फार्मूला भी आप याद रखिएगा, यहाँ से एमसीक्यू भी आपको आ सकता है। ठीक है, सॉल्व करने वाला। तो m इज इक्वल टू F0 डिवाइडेड बाय FE, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि मैग्निफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई पीस की फोकल लेंथ के। ओके, तो यहाँ पे अब आप देख लें कौन सा फार्मूला बनता है। तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगी आपके पास। इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो आपके पास जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होती है ये देखें ज़रा, इस तरह से होती है हमारे पास ये दो लेंस। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है ये होता है F0, ये डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है ये होता है आपके पास FE। तो इन दोनों डिस्टेंसेस को अगर आप जोड़ दें, मिला दें, तो ये होती है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो इसको लिखते हैं L इज इक्वल टू F0 प्लस FE। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल होता है, तो भूलना नहीं है आपने कि आपके पास जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है उसका फार्मूला है F0 प्लस FE। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं? बच्चे गलती करते हैं मैग्निफिकेशन और लेंथ के फार्मूलों को मिक्स कर देते हैं। मैग्निफिकेशन होती है रेशो F0/FE, जबकि जो लेंथ है वो दोनों को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, इसके बाद जी आगे चलते हैं। ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि अगला एमसीक्यू क्लियर हो सके। फॉर द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये बात आपने याद रखनी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, इट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ओके, और अगर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करें, याद रखिएगा, तो हम कहते हैं कि इट शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है,
तो अब चूंकि ये तो ऑप्शन दी नहीं हुई, तो जर्नली जो जर्नल कंसेप्ट है वो यही है कि इंसिडेंस एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ओके, ये भूलना नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं। अच्छा, जब ये भी जरा सुन लीजिए, जरा बात जरा इसमें भी थोड़ा सा ना एक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करवा दूं। जब ये आपके पास इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है ना, तो ये आपके पास मीडियम है इस तरह से, तो वो जो रे है वो बाउंड्री के साथ साथ जाती है, मतलब वो स्केप आउट नहीं हो सकती, ना वो अंदर है ना वो बाहर है, वो बाउंड्री के साथ साथ जा रही है। लेकिन अगर आपका एंगल इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, तो ये जो रे है, ये रे इसके अंदर जो है वो जाएगी, ये इस तरह से। तो इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा अच्छी जो बात है वो ये है कि एंगल ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन अगर हम जर्नल कहें तो हम कहते हैं देखें जी बाउंड्री के साथ साथ भी जा रहा है तो ठीक है, गुजारा हो रहा है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए ये बात डिटेल में एक्सप्लेन की है। लिहाजा यहाँ पर आपके लेवल पर जो आप इस सवाल का जवाब दोगे तो वो होगा सी ऑप्शन। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके लेवल पर इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन बनेगा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है n इज इक्वल टू C/V, और यहाँ से याद रखना ये एक प्योर रेशो है। ये क्या है? प्योर रेशो। और प्योर रेशो का नो यूनिट, ना इसका कोई यूनिट होता है और ना इसकी कोई डायमेंशन, नो डायमेंशन, ठीक है। ये आपने भूलना नहीं है, ठीक है, नो डायमेंशन। ओके, तो फार्मूला आपके पास आ गया, अल्फा ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन बनेगी। 13 द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर बाउंड्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बुक में दिया हुआ है। ग्लास एयर बाउंड्री, ठीक है, तो ये होता है 41.8 डिग्री। ये कैसे निकलता है? ये होता है थीटा क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है। ये देखिएगा, ये होता है आपके पास, ऊपर होता है आपके पास 1.0 जो कि ये एयर का है, नीचे होता है 1.5, ये होता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आती है 41.8 डिग्री। ओके, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट 14 इन माइकलसन्स एक्सपेरिमेंट द इक्वेशन यूज्ड टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इज, तो ये देखें जी, यहाँ पर भी एक इक्वेशन है, ये है c इज इक्वल टू 16 FD। ये इक्वेशन इस्तेमाल की थी माइकलसन ने, अल्फा जो है वो राइट ऑप्शन आ गया। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर स्पीड ऑफ लाइट वाज डिवेलप्ड बाय, तो ये जी माइकलसन ने डेवलप किया था, ये भी आपने बात याद रखनी है। तो इसका आंसर आ गया ये। इन गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, देखिए जी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, डेंसर से आप जा रहे हैं रेयर मीडियम के अंदर। इन गोइंग फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम अ रे ऑफ लाइट इज, तो देखें जी ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जब भी आप डेंसर से रेयर में जाते हो तो रे ऑफ लाइट बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो बी ऑप्शन बनेगा। ये देखिए जी ये सूरत हाल है, ये जी नीचे जो है वो डेंसर मीडियम है, ऊपर जो है वो रेयर मीडियम है। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी तो ये नॉर्मल से अवे बेंड होती है। ओके, तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और अगर रेयर से डेंसर आए तो उल्ट हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ऐसा एमसीक्यू भी आ सकता है इसका रिवर्स। 17 पे चलते हैं। एट सम एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री दिस एंगल इज कॉल्ड, तो हम कहते हैं कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस कि जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाए 90 डिग्री, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, थीटा सी। ये मैं दोबारा से यहाँ पे बना देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। ये तो भूलना नहीं है कि भैया जब भी वो एंगल कि जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो ऑप्शन आ गई डी। नेक्स्ट, इन मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, इन मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग इज, अच्छा जी मल्टी मोड है स्टेप इंडेक्स फाइबर। ओके, तो ये होता है जी हमारे पास डिफरेंट फ्रॉम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर हायर देन क्लैडिंग, बिल्कुल जी। तो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर जो कोर एंड क्लैडिंग का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डिफरेंट होता है। अब इसमें ये देखें इस तरह से होता है कि ये जो बाहर वाली है ये है क्लैडिंग और जो अंदर वाला है ये होता है कोर, इसको बोलते हैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल रीजन है ये कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, ठीक है। और ये जो बाहर वाली साइड है इसको बोलते हैं क्लैडिंग। तो जो क्लैडिंग है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो
लो होता है। ठीक है, तो ये जनाब इसका आ गया आंसर। फिर 19, डिस्पर्शन इफेक्ट में प्रोड्यूस एरर इन लाइट सिग्नल्स, दिस टाइप इज मिनिमम इन। तो हाँ जी, अब होता यह है कि सम टाइम आप जब टीवी वगैरह देखते हैं तो आपको ये लगता है कि जी वो लिप्स पहले हिल रहे हैं, आवाज़ बाद में आ रही है, सिग्नल डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो जो सिग्नल की डिस्टॉर्शन है इसको हमने कम करना है, तो हम कौन सा ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करें कि सिग्नल की जो पावर लॉस है वो ख़त्म हो जाए? तो हम इस्तेमाल करते हैं मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ये याद रखिएगा कि मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर ऐसा ऑप्टिकल फाइबर है जो इस पावर लॉस को रिड्यूस करता है। ये एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है कि वो कौन सा ऑप्टिकल फाइबर है जो सबसे अच्छा काम करता है, जिसके अंदर पावर लॉसेस बहुत ही मिनिमम है, बहुत कम है। तो बुक में लिखा हुआ है कि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर से जहाँ पर पहले आपके पास 33 नैनो सेकेंड पर किलोमीटर जो आपके पास एरर आ रहा था, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं 1 नैनो सेकेंड पर किलोमीटर। ठीक है, ये आप बुक से देख लीजिएगा। तो इसका आंसर जो है वो सी बन गया। इसके बाद आगे चलता हूँ मैं। 20, लाइट सिग्नल्स पासिस थ्रू मल्टी मोड ग्रेडेड फाइबर ड्यू टू। जी, मल्टी मोड ग्रेडेड फाइबर के अंदर जो आपके पास है वो किस तरह से जो है वो कहता है जी कि सिग्नल पास होता है। तो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के अंदर बोथ कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये याद रखिएगा, ये आपकी बुक में डायग्राम बनी है इस तरह से। ये यहाँ पर आपके पास मल्टीपल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हैं। जब रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्ट करती है ना, तो जब ये अपर बाउंड्री पे पहुँचती है तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर यहाँ से ये वापस ऐसे जो है वो बेंड होती है। तो इस तरह का जो ऑप्टिकल फाइबर है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन भी हो रही है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रही है, लिहाजा आंसर बन गया सी बोथ। क्रिटिकल एंगल इज दैट इंसिडेंस एंगल इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। तो ये मैं पहले बता कर गया हूँ कि क्रिटिकल एंगल वो इंसिडेंस एंगल है कि जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। तो आंसर बन गया सी, राइट ऑप्शन। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चेंज इनटू लाइट सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर अ लाइट पल्स रिप्रेजेंट्स। तो जो लाइट पल्स होती है, लाइट पल्स का मतलब होता है ऑन, और बाइनरी में जो ऑन होता है इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं कि सिग्नल प्रेजेंट है। ओके, तो इसीलिए अब इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन आ जाएगा 1। ओके, तो ये भूलना नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 23rd एमसीक्यू है। द ऑप्टिकल फाइबर इन विच द सेंट्रल कोर हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट्स डेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस टूवर्ड्स इट्स पेरिफेरी इज कॉल्ड। तो ये देखिए जी, इसमें आपको ये समझाया गया है कि ये एक ऐसा ऑप्टिकल फाइबर है, ये देखिए कि यहाँ पर जो सेंट्रल रीजन है, यहाँ पर ये सेंट्रल रीजन है कोर, और जो आप इसकी बाउंड्री की जानिब जाते हैं, ये इसकी बाउंड्री है, पेरिफेरी बोलते हैं बाउंड्री को, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है। तो इस तरह का ऑप्टिकल फाइबर जिसमें ये सूरत हाल हो उसको हम बोलते हैं मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, इसको आपने अच्छी तरह से देखना है। ओके, तो इसका आंसर आ गया मल्टी मोड ग्रेड इंडेक्स फाइबर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फिनोमिना ऑफ लाइट इज यूज्ड इन प्रोपेगेशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। तो याद रखिएगा जी, ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर जो हम फिनोमिना इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि ये हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर है, इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हमने लाइट को क्या कर देना है, कन्फाइन कर देना है थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो यही हम काम करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, यही फाइबर ऑप्टिक प्रिंसिपल भी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ मैंने सिर्फ आपको 24 एमसीक्यूज अभी डिस्कस करवाए हैं। तो इंशाल्लाह अभी आप इससे इस्तेफादा हासिल करें। इंशाल्लाह वेरी सून मैं इस चैप्टर के और भी एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आपने इस वीडियो लेक्चर को तवज्जो और गौर से देखना है और अपनी गलतियों को आपने जो है वो रेक्टिफाई करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियो लेक्चर्स को अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करें। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इन चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर किया करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।